गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में क्या विटामिन है ना। और विटामिन में अपन ने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स छोड़ दिया था, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ना है आज, ठीक है ना। और पढ़ लेते अपन ने ना, तो आज पढ़ेंगे अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए इधर, आज पढ़ेंगे अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये पढ़ने अपन को आज ना, समझे। तो अपन ने पढ़ा था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक है ना। फिर अपन ने बात की थी कि दो लड़कियां थी है ना, जो कहाँ जाती है, शादी में जाती है नए कपड़े पहनकर। तो एक लड़की दूसरी लड़की से बोलती है क्या, कि वो छोरा तेरी न्यू पेंट पर क्या हो गया, फिदा हो गया, मतलब ते थारी न्यू पेंट पर फंस गया हो ना। ये ट्रिक बोली थी अपन ने। एक बार अपन देख लेते इनके रासायनिक नाम वापिस है ना। क्या बोली थी अपन ने, थारी थारी न्यू पेंट पर आसान, यही ट्रिक थी है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को याद रखने की ट्रिक, ठीक है। यहाँ पर था से क्या मतलब था का मतलब था यहाँ पर डियर थायमीन। क्या था यहाँ पर, थायमीन है ना। और इस तरह का मतलब हो जाएगा यहाँ पर राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, ठीक है। फिर इस न्यू का मतलब क्या था, इस न्यू का मतलब था नियासिन। क्या था, नियासिन, ठीक है। और इस पेंट का मतलब क्या था, पेंटोथेनिक एसिड। क्या था, पेंटोथेनिक एसिड, ऐसी को अपन बोल सकते हैं पेंटोथेनिक अम्ल ना। फिर इस पर का मतलब क्या था, इस पर का मतलब था क्या, पायरिडोक्सिन। क्या था डियर, पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन, ठीक है। और इस फ का मतलब क्या था अपने पास, फोलिक अम्ल। क्या था, फोलिक अम्ल, ये हो गया अपने पास फोलिक अम्ल, ठीक। और इस सा का मतलब क्या था, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। अपन इसको यही लिख लेते ना, सा का मतलब साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, ठीक। साइनोकोबालामीन, समझे इधर। यहाँ पर थायमीन में अपन ने क्या बोला था, थायमीन में बोला था अपन ने विटामिन बी 1। क्या बोला था डियर, विटामिन बी 1, ठीक। और राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2, ठीक। नियासिन क्या बोला था अपन ने, विटामिन बी 3। पेंटोथेनिक अम्ल क्या बोला था अपन ने, विटामिन बी 5, ठीक। पायरिडोक्सिन क्या बोला था अपन ने, विटामिन बी 6, ठीक। और फोलिक अम्ल के लिए क्या बोला था अपन ने, विटामिन बी 9। क्या बोला था, विटामिन बी 9, ठीक। और साइनोकोबालामीन के लिए बोला था विटामिन बी 12, समझे। कहने का मतलब है विटामिन बी 1 होता है ना, इसका रासायनिक नाम होता है क्या, थायमीन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी 3 का जो रासायनिक नाम है वो होता है नियासिन। विटामिन बी 5 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी 6 का होता है पायरिडोक्सिन। विटामिन बी 9 का होता है फोलिक अम्ल। और विटामिन बी 12 का होता है साइनोकोबालामिन। ये अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, ठीक है। ये आपको मैंने क्या है एक बार रिवाइज कराने के लिए बता दिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन विटामिन बी 1 से ना, समझिए जरा। क्या स्टार्ट करेंगे, विटामिन बी, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स में पहला विटामिन पढ़ लेंगे अपन। देखिए विटामिन बी 1, क्या पढ़ लेंगे, विटामिन बी 1, समझिए इसको। सबसे पहले देख लेंगे अपन विटामिन बी 1 का क्या
रासायनिक नाम क्या देख लेंगे डियर? रासायनिक नाम। हाँ, रासायनिक नाम समझे लो। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या पढ़ाया थे अपन ने? थायमिन। क्या पढ़ा है? थायमिन। तो ये विटामिन बी1 का रासायनिक नाम हो गया क्या? थायमिन। ठीक है। फिर बात कर लेंगे विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है ना, कमी से समझ लो। विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। हाँ, बेरी बेरी रोग। ठीक है। और अपन ने बोला था बेरी बेरी रोग में क्या होता है? भूख कम लगती है। ठीक है ना, क्योंकि अपन ने बात की थी विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और जैसे अपन पेशाब करते हैं ना, तो पेशाब के साथ में कहाँ चले जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं ना बॉडी से। और क्या हो जाती है? विटामिन बी और विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो गया? अपना बेरी बेरी रोग। ठीक है। फिर बात कर लेंगे अपन क्या? विटामिन बी1 के स्त्रोत की। किसकी बात कर लेंगे? स्त्रोत की, मतलब किस किस से ये प्राप्त होगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन बी1 के लिए स्त्रोत काजू। क्या नाम है? काजू, केसू नट। ठीक है। इसके अलावा लिख लेंगे अपन, वही कॉमन हो जाएगा ना, जैसे कि दूध में भी मिलेगा, अंडे से भी मिलेगा, मांस से भी मिल जाएगा विटामिन बी1। इसके अलावा मछली से भी मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों से भी मिल जाएगा। हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसे मिल जाएगा हरी पत्तीदार सब्जियां ना। इसके अलावा मिल जाएगा किससे? फलों से। ठीक है ना, ये स्रोत हो जाएगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट स्रोत है ना, वो है डियर क्या? काजू। याद रखना है अपन को। क्या याद रखना है? काजू। ये स्पेशल है। तो ये हो गया अपना विटामिन बी1। ठीक है। कहने का मतलब है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम आपसे पूछे तो क्या बताओगे? थायमिन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होएगा? बेरी बेरी रोग। और बेरी बेरी रोग में क्या होता है? भूख कम लगती है। ठीक है। इसके अलावा विटामिन बी1 का इंपॉर्टेंट स्रोत क्या है? काजू। काजू के अलावा क्या हो जाएंगे? दूध, अंडा, मांस, मछली, दही, हरी सब्जियां, पनीर, मक्खन, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। ये हो गया अपना विटामिन बी1। ठीक है। विटामिन बी1 के बाद पढ़ेंगे डियर अपन कौन सा विटामिन? विटामिन बी2। क्या पढ़ेंगे? देखिए इधर अगला विटामिन आ जाएगा अपना विटामिन बी2 ना, समझिए। विटामिन बी2 की अगर अपन बात करें तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या पढ़ा था अपन ने? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम, हाँ, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा? हाँ, राइबोफ्लेविन। ठीक है। फिर बात कर लेंगे विटामिन बी2 की कमी से रोग। विटामिन बी2 की कमी से रोग। ठीक है। विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है? हाँ, इधर देखिए, विटामिन बी2 की कमी से होते हैं जैसे कि त्वचा का फटना। क्या बात कर लेंगे? त्वचा का फटना। इसके अलावा बात कर लेंगे होठों का फटना। ठीक है ना, होठ फटना ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। त्वचा का फटना हो गया, होठ फटना हो गया। इसके अलावा लिख लेंगे क्या? मुंह में छाले पड़ जाना। क्या लिख लेंगे डियर? मुंह में छाले हो जाना, छाले पड़ जाना। ये हो जाते हैं किसी कमी से? विटामिन बी2 की कमी से। ठीक है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम पढ़ लिया अपन ने, राइबोफ्लेविन। कमी से हो जाएंगे तो त्वचा फट जाएगी, होठ फट जाएंगे और क्या हो जाएंगे? मुंह में छाले पड़ जाएंगे। ठीक है, ये विटामिन बी2। फिर अगला पढ़ेंगे अपन विटामिन बी2 के स्त्रोत। क्या पढ़ेंगे डियर? विटामिन बी2 के स्त्रोत। कहने का मतलब है कि विटामिन बी2 किससे मिलता है। ठीक है। तो विटामिन बी2 का सबसे जो इंपॉर्टेंट स्त्रोत होता है ना, वो होता है इसका बेल। क्या होता है डियर? बेल, जिसको आप बोलते हो बील पत्र। और बील पत्र को मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए, जो सावन का महीना होता है ना, उसमें क्या किया जाता है? भगवान जो शंकर होते हैं, महादेव, उनको क्या किया जाता है? अर्पित किए जाते हैं। वो बेलपत्र की पत्तियों को अर्पित करते हैं ना। ठीक है। तो उसी के जो फल होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? बेल बोलते हैं ना।
बिल्ला बोलते हो आप डिंगल में ना, बिल्ला। ठीक है, तो बेल एक से क्या हो जाएगा, इसका इंपॉर्टेंट स्रोत हो जाएगा। और मैं बता दूं आपको, जो ये बेल है ना, ये भी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा विटामिन B2 किसमें पाया जाता है, या विटामिन B2 का स्रोत क्या होता है, तो क्या होता है, बेल होता है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अभी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B2 के स्रोत लिख लेंगे, वही क्या, दूध लिख लेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा अंडा लिख लेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा वही हो जाएगा क्या, मांस। इसके अलावा वही मछली। ठीक है ना, इसके अलावा दही। इसके अलावा आप मक्खन लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप अनाज लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा वही हरी पत्तेदार सब्जियां लिख सकते हो आप, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, है ना, हरी पत्तेदार सब्जी लिख सकते हो। इसके अलावा फल लिख सकते हो आप, है ना, ये लिख सकते हो आप विटामिन B2 के स्रोत। लेकिन इसमें से अपन को क्या याद रखना है, बेल याद रखना है। जबकि विटामिन B1 के लिए क्या याद रखना है अपन को, काजू। क्या याद रखना है डियर, काजू। ठीक है, और एक कॉमन हो जाएंगे सब, है ना, विटामिन B1 हो गया और विटामिन B2 हो गया। ठीक है, अगला विटामिन पढ़ते हैं डियर, कौन सा, विटामिन B3। कौन सा पढ़ेंगे, देखिए इधर अगला पढ़ लेंगे अपन, विटामिन B3। समझे इधर, जो विटामिन B3 होता है ना, इसका रासायनिक नाम क्या पढ़ लेंगे अपन, नियासिन। क्या पढ़ लेंगे, नियासिन। तो ये हो गया इसका रासायनिक नाम। विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा अपने पास नियासिन। क्या हो जाएगा, नियासिन, है ना। और नियासिन कोई क्या बोलते हैं अपन, निकोटिनिक अम्ल, है ना, तो निकोटिनिक अम्ल भी आ सकता है अपने पास ना, नियासिन बोले या निकोटिनिक अम्ल बोले, बात ये थी। तो अपन लिख लेंगे या करके निकोटिनिक अम्ल, ना, ये हो गया निकोटिनिक अम्ल या करके ना। फिर बात करें विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग ना, विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो विटामिन B3 होता है ना, इसकी कमी से क्या होता है, पेलेग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है डियर, पेलेग्रा रोग। समझिए इधर क्या हो जाएगा, पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग में क्या होता है, जो सिर होता है ना अपना माथा, सिर, उसके क्या बाल उड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, मतलब गंजापन। पेलेग्रा को क्या बोलते हैं, गंजापन बोलते हैं ना। तो वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, फिर बात कर लेंगे अपन विटामिन B3 के स्रोत। किसकी बात कर लेंगे, विटामिन B3 के स्रोत। वही लिख लेंगे अपन वापिस से, क्या, दूध लिख लेंगे, है ना, दही लिख लेंगे, मक्खन लिख लेंगे, ठीक है ना, पनीर लिख लेंगे। कहने का मतलब है जो दूध से जितने भी बनते हैं ना उत्पाद, वो लिख लेंगे। इसके अलावा अंडा लिख लेंगे, ठीक है ना, इसके अलावा मांस लिख लेंगे, ठीक है ना, इसके अलावा मछली लिख लेंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, विटामिन B3 के स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, पेलेग्रा रोग। ठीक है, ये विटामिन B3 कंप्लीट। ठीक है, फिर पढ़ लेंगे अपन नंबर 4 पे, कौन सा विटामिन, देखिए नंबर 4 पे हो जाएगा अपना विटामिन B5। नहीं पढ़ना क्योंकि आपकी 12th की बोर्ड में नहीं है, केवल विटामिन B5 का आपको रासायनिक नाम याद रखना है। और रासायनिक नाम क्या पढ़ा था अपन ने, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, आपकी किताब के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं, तो अपन पढ़ेंगे विटामिन B6। क्या पढ़ेंगे डियर, विटामिन B6, है ना। देखिए विटामिन B6 होता है ना, इसका जो रासायनिक नाम, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या पढ़ा था डियर, विटामिन B6 का रासायनिक नाम, अरे विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या पढ़ा था, पायरिडोक्सिन। क्या पढ़ा था, पायरिडोक्सिन। ठीक है, तो ये हो गया इसका रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन। क्या हो जाएगा डियर, पायरिडोक्सिन। ठीक है, इसके अलावा फिर विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग। विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया।
हाँ एनीमिया। और एनीमिया को क्या बोलते हैं? खून की कमी। हाँ खून की कमी या रक्त अल्पता, ठीक है ना, खून की कमी या रक्त अल्पता बोलते, ठीक है। और विटामिन B6 के स्रोत लिख लेंगे वापिस से, वही हो जाएंगे। हाँ अखरोट लिख सकते हैं, इसके अलावा वही कॉमन लिख लेंगे अपन तो ना, जो क्या है सबने याद रख सके अपन ना, दूध, दही, मक्खन, ठीक है। इसके अलावा अंडा, ठीक है। इसके अलावा मांस लिख सकते हो आप, ठीक है ना, मछली लिख सकते हो ना, अनाज लिख सकते हो, हरी पत्तेदार सब्जियां लिख सकते हो, हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जी, ये लिख लेंगे अपन, ठीक है। ये हो गया अपना विटामिन B6, ठीक है। फिर अगला पढ़ लेंगे अपन कौन सा, विटामिन B12। कौन सा पढ़ लेंगे? हाँ विटामिन B12 या विटामिन B12। देखें विटामिन B12 पढ़ लेंगे, ठीक है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या पढ़ा था अपन ने? हाँ साइनाकोबालामिन। तो इसका रासायनिक नाम लिख लेंगे डियर, विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, जो इसका रासायनिक नाम है ना साइनाकोबालामिन, क्या है? साइनाकोबालामिन, ठीक है। अगर इसको देखोगे ना तो क्या दिख रहा है आपको? कोबाल्ट दिख रहा है ना, कोबाल्ट। तो कहने का मतलब है कि जो विटामिन B12 होता है ना, इसका निर्माण कोबाल्ट तत्व के द्वारा होता है, ठीक है। और ये आपके जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वो किससे याद रखोगे आप कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनाकोबालामिन होता है। क्या दिख रहा है आपको? कोबाल्ट, जिससे रख लोगे कोबाल्ट, है ना। फिर बात कर लेंगे विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग ना, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। और विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और उसको बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। क्या बोलते हैं डियर? परनीसियस एनीमिया। इसमें भी क्या हो जाती है? बॉडी में खून की कमी हो जाती है ना, ठीक है। फिर बात कर लेंगे अपन विटामिन B12 के स्रोत की। किसकी बात कर लेंगे? विटामिन B12 के स्रोत की, ठीक है। और विटामिन B12 का स्रोत वापिस से वही लिख लेंगे अपन, दूध लिख लेंगे, है ना, दही लिख लेंगे, पनीर लिख लेंगे, है ना, मक्खन लिख लेंगे, अंडा लिख लेंगे, ये सब में लिख सकते हो आप, है ना। मांस लिख लेंगे, मछली लिख लेंगे, इसके अलावा क्या लिख सकते हो आप? हरी पत्तेदार सब्जियां लिख सकते हो। क्या? खमीर। हाँ खमीर मतलब ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां। लेकिन अपन क्या है जो याद रख सकते हैं ना, वही चीजें लिख रहे हैं ना, क्योंकि सब में कॉमन हो जाएगा और आपको याद रखने में क्या है प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, इसलिए अपन ये लिख रहे हैं सब में कॉमन, ठीक है। ये हो गए आपकी विटामिन कंप्लीट, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं ना। अब इसको क्या कर लेते हैं अपन, लिख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं अपन, लिख लेते हैं ना। हाँ तो आप डाल लें क्या? विटामिन B कॉम्प्लेक्स। और ट्रिक लिखनी है क्या किसी को? हाँ ये लिख ली थी अपन ने ना, तो आप डायरेक्ट डालें विटामिन B1, ठीक है। ये अपन ने क्या है पिछली क्लास में लिख ली थी, इसलिए अपन ने लिख दिया। नंबर 1 पे डाल ले विटामिन B1, डालें विटामिन B1 और उतार ले आप जो बोर्ड में लिख रखा है ना, उतार ले इसको, लिखे उतार ले। रासायनिक नाम लिख ले इसका थायमिन। कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी रोग, है ना। और बेरी बेरी रोग में क्या होता है डियर? भूख कम लगती है ना। और भूख कम क्यों लगती है? अपन ने पढ़ लिया था कि विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील होते हैं, और जैसे अपन पेशाब करते हैं ना तो ये क्या है बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और क्या होते हैं विटामिन B और विटामिन C की कमी हो जाती है, और उनसे क्या हो जाएंगे? रोग हो जाएंगे, ठीक। हाँ और एक बार रिवाइज कराते हैं। स्रोत लिख लेना इसका काजू, दूध, अंडा, मांस, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल, और काजू को इंपोर्टेंट लगाना, ठीक। ये हो जाएगा आपका विटामिन B1, ठीक है। अगला विटामिन लिखे डियर आप
विटामिन B2। और उतार ले जो बोर्ड में लिख रखा है ना। रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो जाएगा। कमी से रोग हो जाएगा, त्वचा का फटना, होठ फटना, मुंह में छाले पड़ जाना, ठीक है। और स्रोत हो जाएगा इसका इंपोर्टेंट बेल, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और साथ ही ये लिख लेंगे अपन दूध, अंडा, मांस, मछली, दही, मक्खन, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, ठीक है ना, ये सब में हो जाएंगे कॉमन। बेल को क्या लगाना, आप इंपोर्टेंट लगाना, ठीक है। अगला विटामिन लिखे आप विटामिन B3। अगला विटामिन लिखे डियर विटामिन B3। रासायनिक नाम लिख लेना नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। कमी से रोग लिख लेना डियर पेलेग्रा। स्रोत हो जाएंगे दूध, दही, मक्खन, पनीर, अंडा, मांस, मछली, ठीक है। पेलेग्रा रोग में क्या होता है, गंजापन हो जाता है ना, बाल उठ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका विटामिन B3, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखे विटामिन B6 और उतार ले इसको जो बोर्ड में लिख रखा है। रासायनिक नाम लिख लेना पायरिडोक्सिन। कमी से रोग ले लेना डियर एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाती है ना, इसलिए इसको रक्त अल्पता बोलते हैं, ठीक है। और स्रोत वही हो जाएंगे दूध, दही, मक्खन, अंडा, मांस, मछली, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसके अलावा फल लिख लेना है ना, फल। ये हो गया आपका विटामिन B6, उतार लिया। ठीक है। अगला विटामिन लिखे आप विटामिन B12 या विटामिन B12 और उतार ले इसको। रासायनिक नाम लिख लेना साइनोकोबालामीन। इसमें क्या आ रहा है, रासायनिक नाम में कोबालामीन, मतलब कोबाल्ट। कहने का मतलब है विटामिन B12 का निर्माण कौन से तत्व द्वारा होता है, कोबाल्ट द्वारा। और आपके जेट में पूछ रखा है क्वेश्चन है ना। और कमी से रोग हो जाएगा वही परनीसियस एनीमिया, और स्रोत वही हो जाएंगे वापिस से ना। स्रोत वही हो जाएंगे ना। हाँ, ये हो गए अपने क्या विटामिन कंप्लीट, ठीक है। ये विटामिन कंप्लीट हो गए। नंबर 1 पे पढ़ा था अपन ने कौन सा जैव रसायन, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 पे अपना हो गया विटामिन। अब नंबर 3 पे अपन स्टार्ट करेंगे डियर एंजाइम। क्या स्टार्ट करेंगे अपन, एंजाइम। एंजाइम समझे इधर ना। नंबर 3 पे जैव रसायन हो जाएगा अपना एंजाइम, समझे हो, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम को क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। एंजाइम को बोलते हैं जैव उत्प्रेरक, या इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, किण्वक। क्या बोल सकते हैं डियर, किण्वक, समझे। क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन है, देखिए। सबसे पहले अपन देखें एंजाइम की परिभाषा। एंजाइम कहते किसे, तो एंजाइम की परिभाषा अपन बोल देंगे ऐसे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। क्या बोला अपने डियर, इसकी परिभाषा क्या बोली कि वे उत्प्रेरक, क्या बोला, वे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में, वे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में होने वाली, जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, एंजाइम कहलाते, समझे। परिभाषा क्या बोल रहे हैं कि वे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, ठीक है।
यहां पर अपन ने बात की है उत्प्रेरक की। सबसे पहले अपन समझते हैं उत्प्रेरक क्या चीज है। देखिए, आपने पढ़ा होगा उत्प्रेरक 11th क्लास में कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, किंतु स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं डियर, उत्प्रेरक कहते हैं। आपने पढ़ा होगा परिभाषा। कहने का मतलब है उत्प्रेरक का जो कार्य होता है ना, वह क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। बस इतना ही कार्य होता है, ठीक है। वो स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं रासायनिक रूप से, ठीक है। तो कहने का मतलब है एंजाइम एक प्रकार से क्या है, उत्प्रेरक है। और ये किसमें पाए जा रहे हैं, जीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं को क्या करें, उत्प्रेरित करें। इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, एंजाइम को जैव उत्प्रेरक बोल दिया, ठीक है। फिर अगली बात करें, एंजाइम को किण्वक क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे पढ़ेंगे अपन एंजाइमों के उदाहरण एवं उनके उपयोग। वहां पर पढ़ेंगे अपन जैसे कि शराब की कैसे बनाई जाती है ना, वहां पे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आएगा अपना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये क्या करते हैं, किण्वन का कार्य करते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये पदार्थों को सड़ा गलाते हैं ना, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, किण्वक बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जीवों के शरीर में जो जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि पाचन हो गया, जैसे कि शोषण हो गया, ये सब क्या है, जीवों के शरीर में होते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया। और इनको उत्प्रेरित करने का काम कौन कर रहे हैं, एंजाइम। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक, ठीक है। ये परिभाषा याद रख लेंगे। कहने का मतलब है एंजाइम क्या होते हैं, एक तरह से उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। फिर अगली बात कर लेंगे अपन, क्या समझे इधर, अगली बात कर लेंगे स्टार करके कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये एंजाइम क्या होते हैं, बहुलक प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं डियर, हाँ, बहुलक प्रकृति के होते हैं। मतलब एंजाइम बहुलक प्रकृति के होते हैं, बहुलक प्रकृति के होते हैं, समझे दो। इसलिए इनका अणुभार क्या होता है, उच्च होता है। इसलिए इनका जो अणुभार होता है ना, वो क्या होता है, उच्च होता है। समझे इधर इस पॉइंट को, क्या है अपन बोल रहे हैं कि जो एंजाइम होते हैं ना, बहुलक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनका अणुभार क्या होता है, उच्च। बहुलक का मतलब होता है कि जो छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण कर ले। तो जो बड़ी इकाई होती है ना, उसे क्या बोल देंगे, बहुलक बोल देंगे, ठीक है। और जो छोटी छोटी इकाइयां मिलेगी ना, तो क्या एक बड़ी इकाई बना रही है, तो बड़ी इकाई का भार क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, उसका जो अणुभार है ना, क्या होगा, उच्च होगा। इसलिए अपन ने बोल दिया कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये बहुलक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनका अणुभार उच्च होता है, ठीक है। कहने का मतलब है एंजाइम छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर अगली बात कर लेंगे अपन कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये एंजाइम, क्या बात कर लेंगे डियर, कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये जल में घुलकर, किसमें घुलकर, जल में घुलकर कोलोइडी विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोलोइडी विलयन बनाते हैं। और कोलोइडी विलयन क्या होता है, ये अपन ने पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 3 में, वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपन ने, ठीक है। तो ये ज्यादा नहीं समझाएंगे इसको ना। कहने का मतलब है कि एंजाइम जो होते हैं ना, ये जल में घुल करके क्या बनाते हैं, कोलोइडी विलयन बनाते हैं, ठीक है। ये बात कर लेंगे। फिर अगला पॉइंट हो जाएगा डियर अपना, क्या कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये एंजाइम क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त, देखिए एंजाइम क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, हाँ, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनकी प्रकृति कैसे होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन। समझे इधर इस पॉइंट को, क्या है अपन पढ़ेंगे अगला जैव रसायन प्रोटीन। और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन होती है ना, ये क्या होती है, एमिनो अम्ल के बहुलक होती है। और एमिनो अम्ल का निर्माण किसके द्वारा होता है, नाइट्रोजन के द्वारा। और एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो अपन ने बोल दिया कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। कहने का मतलब है इनकी जो प्रकृति होती है ना एंजाइमों की, वो क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है। ये बात कर लेंगे, ठीक है। फिर अगली बात कर लेंगे अपन, क्या सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम, किसकी बात कर लेंगे डियर, सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम,
सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम, और सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम हो जाएगा अपना जाइमेज। कौन सा हो जाएगा डियर? जाइमेज। जाइमेज है ना। सबसे पहले कौन से एंजाइम की खोज हुई थी? जाइमेज एंजाइम की। और अभी आगे पढ़ेंगे अपन की जो जाइमेज एंजाइम होता है ना, इसी के द्वारा क्या किया जाता है? ग्लूकोज का जल अपघटन किया जाता है। और ग्लूकोज का जल अपघटन करके क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है, एथेनॉल। ठीक है ना, वो आगे बात करेंगे अपन। ठीक है, अपन को बस यही याद रखना है अभी कि सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा है? कौन सा है? जाइमेज। ठीक है, फिर अगली बात कर लेंगे डियर किसकी? कि सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया एंजाइम। किसकी बात कर लेंगे? सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया एंजाइम। सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया एंजाइम। सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया एंजाइम हो जाएगा अपना कौन सा डियर? यूरिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम हो जाएगा? यूरिएज एंजाइम। और यूरिएज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे अपन कि जो यूरिया होता है ना, इसका जल अपघटन करता है। क्योंकि जब किसान अपने खेत में यूरिया डालता है ना, तो उस यूरिया का सबसे पहले क्या होता है? जल अपघटन होता है। ठीक है, वो आगे बात करेंगे। और जैसे यूरिया का जल अपघटन होता है ना, तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। फिर उस अमोनियम कार्बोनेट को कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये किसमें बदल देते हैं? नाइट्रेट में। और पौधे क्या कर लेते हैं? नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो आगे बात करेंगे अपन। ठीक है, अपन को बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया एंजाइम कौन सा है? यूरिएज एंजाइम। ठीक है, फिर अगली बात कर लेंगे अपन डियर क्या? नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं ना, एंजाइम की क्रियाविधि की। किसकी बात कर लेंगे? अगला टॉपिक हो जाएगा अपना एंजाइम की क्रियाविधि। क्या हो जाएगा? एंजाइम की क्रियाविधि। मतलब एंजाइम कैसे काम करता है ना किसी अभिक्रिया के लिए, मतलब वो अभिक्रिया से कैसे कार्य करता है और कैसे अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है ना। देखिए इधर कहने का मतलब है कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं डियर? अपन बात करेंगे कि एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के? विशिष्ट प्रकृति। समझे इधर, यहां पर विशिष्ट प्रकृति का मतलब है कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा। यह होता है विशिष्ट प्रकृति। जैसे अपन इसको समझेंगे अभी ताला चाबी के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो ताला चाबी का सिद्धांत क्या बोलते हैं कि एक विशेष ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता होती है। अरे उसी की होती है ना। तो वही मतलब है कि एक विशेष अभिक्रिया को करने के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए एंजाइम क्या होते हैं डियर? विशिष्ट प्रकृति की होती है। क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकृति की होती है। ये अपन बात कर लेंगे। ठीक है, फिर अपन बात कर लेंगे कि जो एंजाइम होते हैं ना, इसकी क्रियाविधि को किसके द्वारा समझा जा सकता है डियर? ताला चाबी का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ताला चाबी का सिद्धांत। एंजाइम की क्रियाविधि को ताला चाबी के सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, और इस ताला चाबी के सिद्धांत को क्या बोल देते हैं अपन? मध्यवर्ती यौगिक का सिद्धांत। क्या बोल सकते हैं डियर? मध्यवर्ती यौगिक का सिद्धांत। मध्यवर्ती यौगिक का सिद्धांत बोलते हैं। समझिए क्या होता है। ठीक है, ये सिद्धांत हो जाएगा। फिर अपन बात करेंगे जो ताला चाबी का सिद्धांत होता है ना, इस सिद्धांत के 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं डियर? 4 पद होते हैं। ठीक ना, 4 पद कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं ना। तो पहले बात कर लेते हैं अपन किसकी? प्रथम पद की। किसकी बात कर लेंगे? किसकी बात कर लेंगे डियर? प्रथम पद की ना। समझिए तो प्रथम पद है ना। प्रथम पद में क्या होता है कि जो सर्वप्रथम जो एंजाइम होता है ना, क्या होता है डियर? हाँ, ये एंजाइम लिख लेते हैं। ई का मतलब क्या है? एंजाइम है ना। एंजाइम किससे क्रिया करेगा? क्रियाधार से क्रिया करेगा।
यहाँ पर यस का मतलब क्या है, क्रियाधार, सब स्ट्रेट आगे लिखा देंगे ना। यस का मतलब है सब स्ट्रेट मतलब क्रियाधार। कहने का मतलब है सबसे पहले एंजाइम सब स्ट्रेट मतलब क्रियाधार से क्या करेगा, क्रिया करेगा। ठीक है, ये कर ली क्रिया, इसको पने से लिख लेंगे ना। क्रियाधार से क्रिया करके क्या बनाएगा, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा डियर, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है ताला चाबी सिद्धांत या मध्यवर्ती यौगिक का जो सिद्धांत होता है ना, इस सिद्धांत के 4 पद होते हैं। प्रथम पद क्या होता है, सबसे पहले एंजाइम क्रियाधार से क्रिया करेगा और क्रियाधार से क्रिया करके क्या बनाएगा, एंजाइम क्रियाधार संकुल। ठीक है, ये अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, साम्य अवस्था वाली कंडीशन को दर्शाया है, क्योंकि ये अभिक्रिया इधर से उधर भी जा सकती है और उधर से इधर भी आ सकती है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले एंजाइम सब स्ट्रेट या क्रियाधार से क्रिया करके एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करेगा। ये हो गया अपना प्रथम पद। ठीक है, फिर बात कर लेंगे डियर द्वितीय पद की। किसकी बात कर लेंगे अपन, द्वितीय पद की। देखिए द्वितीय पद, ठीक है, और द्वितीय पद में क्या हो जाएगा कि जो एंजाइम होते मतलब एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाना क्या हो जाएगा द्वितीय पद में, समझे इधर। द्वितीय पद में क्या होगा, एंजाइम क्रियाधार संकुल, एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदल जाएगा। यहां पर आय का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या है, मध्यवर्ती। ठीक है, कहने का मतलब है द्वितीय पद में एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदल जाता है। ठीक है, ये हो गया द्वितीय पद। ठीक है, फिर बात कर लेंगे डियर तृतीय पद की। किसकी बात कर लेंगे, तृतीय पद की। तृतीय पद की बात कर लेंगे ना, ये हो जाएगा अपना तृतीय पद। और तृतीय पद में क्या होएगा कि जो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल होता है ना, समझिए एंजाइम मध्यवर्ती संकुल, यह एंजाइम मध्यवर्ती संकुल किसमें बदल जाएगा, एंजाइम उत्पाद संकुल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, एंजाइम उत्पाद संकुल में। यहां पर क्या है, पी का मतलब प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ठीक है, ये हो गया इसका तृतीय पद। ठीक है, इसको भी वापस से समझाऊंगा मैं एक बार ना। फिर क्या होएगा अगला, चतुर्थ पद। क्या होएगा, चतुर्थ पद। समझे इधर क्या होता है, मतलब चौथा पद होएगा ना। चतुर्थ पद में क्या होएगा कि जो एंजाइम उत्पाद संकुल बनाता है ना अपने पास, एंजाइम उत्पाद संकुल, यह एंजाइम उत्पाद संकुल किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में। किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में। और जो एंजाइम होता है ना वो वैसा का वैसा रह जाएगा। ठीक है, और अपनी क्या हो जाएगी, अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। समझे दे, कहने का मतलब है कि जो एंजाइम होते हैं ना, इनका कार्य बस इतना ही होता है, किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख कर लेते हैं अपन, जैसे कि अपन ये लिया एंजाइम, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, तो जैसे अभिक्रिया होगी ना, तो उस अभिक्रिया के लास्ट में जो एंजाइम बचेगा ना वो वैसा का वैसा ही बच जाएगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देख लो यहाँ पर एंजाइम अपन ने किसा लिया था, ऐसा, तो लास्ट में भी किसा बच जाएगा डियर, ऐसा। कहने का मतलब है एंजाइम का बस कार्य इतना ही होता है, किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। क्योंकि अपन ने बात कर ली थी एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते थे, बढ़ा देते हैं। ठीक है, वो एंजाइम की बात कर ली थी, और अपना क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेंगे डियर यहां पर बात कर लेंगे अपन कि जहां ई बराबर क्या होता है, क्योंकि अपन ये शब्द लिखे ना, ई बराबर एंजाइम। ठीक है, एक शब्द लिखा था अपन ने आई, आई मतलब इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती है ना, मध्यवर्ती। ठीक, फिर हो जाएगा अपना पी है ना, पी मतलब प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ठीक है, ये शब्द हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, हाँ, एक हो जाएगा एस, एस मतलब सब स्ट्रेट मतलब क्रियाधार या अभिकारक बोल सकते हैं ना। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे अपन
नोट करके लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? नोट करके कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और कम ऊर्जा अवरोध वाला क्या करते हैं? नया पद प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है? अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। वो अपन नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखा देते हैं ना, क्योंकि नहीं तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो डाले अगला जैव रसायन डालने दिया एंजाइम या जैव उत्प्रेरक या किण्वक। डाले एंजाइम या जैव उत्प्रेरक या किण्वक। एंजाइम, जैव उत्प्रेरक या किण्वक लिखें और इसकी परिभाषा लिखें। लिखें लिखें वे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में होने वाली वे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। वे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम कहलाते हैं। यहां पर जीव रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है जीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रिया, ठीक है। और जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया ना, और इन श्वसन और पाचन को क्या करते हैं? एंजाइम, मतलब इनकी जो अभिक्रिया होती है ना, इस अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर अगला स्टार करके लिखे आप, लेकिन डियर एंजाइम बहुलक प्रकृति के होते हैं। एंजाइम बहुलक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनका अणुभार उच्च होता है। लिखें एंजाइम बहुलक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनका अणुभार उच्च होता है। अर्थात इनका अणुभार उच्च होता है, ठीक है। अगला स्टार करके लिखें। लिखें एंजाइम जल में घुलकर कोलोइडी विलयन बनाते हैं। एंजाइम जल में घुलकर कोलोइडी विलयन बनाते हैं। और कोलोइडी विलयन क्या होता है? यह अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, कोलोइडी रसायन में ना, ठीक है। क्या लिखा? एंजाइम जल में घुलकर कोलोइडी विलयन बनाते, ठीक है। अगला स्टार करके लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। लिखें एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनकी प्रकृति प्रोटीन होती है। जिनकी प्रकृति प्रोटीन होती है, क्योंकि अपन नेक्स्ट जैव रसायन पढ़ेंगे प्रोटीन, तो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन है ना, वो एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। और एमिनो अम्ल का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन के द्वारा। तो अपन ने बोल दिया डियर कि एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनकी प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन। कहने का मतलब है एंजाइम एक्चुअल में क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं ना, ये अपन ने बात करी थी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लिखें स्टार करके लिखें डियर, स्टार करके लिखे आप। लिखें सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम। लिखें सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम जाइमेज। सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम जाइमेज। और पढ़ेंगे अपन जाइमेज एंजाइम के बारे में कि यह ग्लूकोज का जल अपघटन करके क्या बनाता है? एथेनॉल। और एथेनॉल को क्या बोलते हैं अपन? शराब, ठीक है ना, वाइन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा गांव में बनाते हैं शराब, बनाते ना देसी तरीके से। और वो देसी तरीके से जो शराब बनाते हैं ना, तो उससे क्या होता है? एथेनॉल नहीं बन करके क्या बन जाता है? कभी कभी मेथेनॉल बन जाता है, ठीक है ना। और मेथेनॉल बन जाने की वजह से क्या होता है? अगर उसको पी लेते हैं ना, तो क्या होता है? इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मेथेनॉल को क्या बोलते हैं? जहरीली शराब। आपने सुना होगा कभी कभी कि फलाना गांव में क्या है, देसी तरीके से शराब बनाई थी, और क्या है, जैसे ही पीना तो सब मर गए, क्योंकि वह मेथेनॉल बन जाती है। जबकि जो एक्चुअल में शराब पीते हो ना आप, ये क्या होता है? एक्चुअल में एथेनॉल होता है। क्या होता है डियर? एथेनॉल। एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल। और एथेनॉल को क्या बोलते हैं? और एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ये होती है अपनी जो शराब पीते हैं वो एथेनॉल। जबकि कभी कभी क्या बन जाता है? मेथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? मेथेनॉल। मेथेनॉल,
और मेथेनॉल होता है क्या, CH3OH होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, जहरीली शराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहरीली शराब। जहरीली शराब, इसे क्या बोलते हैं, जहरीली शराब, है ना। ये अपन पढ़ेंगे आगे ना, आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अगला स्टार करके लिखिए आप, लिखिए सर्वप्रथम, लिखिए सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया एंजाइम, सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया एंजाइम यूरिएज, सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया एंजाइम कौन सा है, यूरिएज, ठीक है। और यूरिएज एंजाइम क्या करता है, यूरिया का जल अपघटन करता है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे सब ना। अगला लिखें एंजाइम की क्रियाविधि, अगला टॉपिक डाल लें एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम की क्रियाविधि कहने का मतलब है एंजाइम कैसे काम करेगा ना। लिखें इसमें स्टार करके लिखें, एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं तथा इनकी सतह पर, एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं तथा इनकी सतह पर विशेष आकृति के सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, तथा इनकी सतह पर विशेष आकृति के सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं डियर, विशेष आकृति के सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, विशेष आकृति के सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, जिनमें OH, देखिए ना ऐसे ना, जिनमें OH, C डबल बॉन्ड OH, जिनमें OH, C डबल बॉन्ड OH आदि क्रियात्मक समूह उपस्थित रहते हैं, जिसमें OH, C डबल OH आदि क्रियात्मक समूह उपस्थित रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है एंजाइम क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के। विशिष्ट प्रकृति का मतलब होता है कि एक विशेष एंजाइम में ना एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है। जैसे एक जो विशेष ताला होता है ना, उसको खोलने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता होती है। इसलिए अपन पढ़ेंगे कि एंजाइम की क्रियाविधि को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया, ताला चाबी का सिद्धांत या मध्यवर्ती यौगिक का सिद्धांत, ठीक है। तो अगला स्टार करके लिखें एंजाइम की क्रियाविधि को, एंजाइम की क्रियाविधि को ताला चाबी का सिद्धांत, इसे लिख लें, एंजाइम की क्रियाविधि को ताला चाबी का सिद्धांत या मध्यवर्ती यौगिक का सिद्धांत, ताला चाबी का सिद्धांत या मध्यवर्ती यौगिक का सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है, द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। अगला स्टार करके लिखें डियर, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम की क्रियाविधि को, इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम की क्रियाविधि को 4 पदों द्वारा समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम की क्रियाविधि को 4 पदों द्वारा समझा जा सकता है। कितने पदों द्वारा, 4 पद, है ना, ठीक है। अब लिखिए आप प्रथम पद लिखें, प्रथम पद लिखें डियर, प्रथम पद। और प्रथम पद में लिखें आप, लिखें सर्वप्रथम, लिखिए प्रथम पद में लिखें सर्वप्रथम एंजाइम, सर्वप्रथम एंजाइम, सर्वप्रथम एंजाइम क्रियाधार से क्रिया करके, सर्वप्रथम एंजाइम क्रियाधार से क्रिया करके एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करता है। प्रथम पद में लिखें सर्वप्रथम एंजाइम क्रियाधार से क्रिया करके एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करता है, ठीक है। और इसको उतार ले आप, प्रथम पद को उतार ले, इसको डियर, प्रथम पद को उतार ले आप, E प्लस यस है ना, यस संकुल बन जाएगा, मतलब एंजाइम क्रियाधार से क्रिया करेगा। यस का मतलब यहाँ पर सबस्ट्रेट क्रियाधार, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट है, क्रियाधार से क्रिया करेगा और एंजाइम क्रियाधार संकुल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है।
अगला लिखे आप द्वितीय पद, लिखे डियर द्वितीय पद, लिखे इसमें इस पद में एंजाइम क्रियाधार संकुल, इस पद में एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदल जाता है। इस पद में एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदल जाता है, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदल जाता है। और उतार ले आप द्वितीय पद, उतार ले डियर, उतार ले है ना, ईएस संकुल फिर ईआई संकुल है ना, ईएस संकुल और ईआई संकुल उतार ले आप। ठीक है, कहने का मतलब है एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल क्रिया करेगा तो क्या बने, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल किस में बदल जाएगा, एंजाइम इंटरमीडिएट संकुल में। ठीक है, अगला लिखिए तृतीय पद, तृतीय पद लिखिए डियर, लिखें इस पद में एंजाइम मध्यवर्ती संकुल, इस पद में एंजाइम मध्यवर्ती संकुल एंजाइम उत्पाद संकुल में बदल जाता है। इस पद में एंजाइम मध्यवर्ती संकुल एंजाइम उत्पाद संकुल में बदल जाता है, एंजाइम उत्पाद संकुल में बदल जाता है। ठीक है, और उतार ले आप तृतीय पद, उतार ले तृतीय पद, उतार ले एंजाइम इंटरमीडिएट संकुल किसमें बदल रहा है, एंजाइम प्रोडक्ट संकुल में। ठीक है, ये उतार ले आपने, उतार ले। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन, चतुर्थ पद है ना, लिखिए इसमें डियर चतुर्थ पद में लिखिए आप, लिखिए इस पद में एंजाइम उत्पाद संकुल, इस पद में एंजाइम उत्पाद संकुल एंजाइम उत्पाद संकुल उत्पाद में बदल जाता है, एंजाइम उत्पाद संकुल उत्पाद में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है तथा एंजाइम ज्यों का त्यों शेष रह जाता है, तथा एंजाइम ज्यों का त्यों शेष रह जाता है। कहने का मतलब है जितनी मात्रा अपन एंजाइम की शुरुआत में ली थी ना अभिक्रिया के, उतनी ही क्या बचेगी, लास्ट में बचेगी। कहने का मतलब है एंजाइम का कार्य बस इतना ही होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। ठीक है, और ये उतार ले आप जहां करके ई बराबर एंजाइम, आई बराबर मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट, पी बराबर प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, यस मतलब सबस्ट्रेट है क्रियाधार ना, ये उतार ले आप चारों। चलो नोट करके लिखे आप ना, लिखें एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की, इसे लिखें एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। लिखें डियर, एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं एवं कम ऊर्जा अवरोध वाला एवं कम ऊर्जा अवरोध वाला एवं कम ऊर्जा अवरोध वाला कम ऊर्जा अवरोध वाला नया पथ प्रदान करते हैं, एवं कम ऊर्जा अवरोध वाला नया पथ प्रदान करते हैं। पथ है ना मतलब रास्ता, कम ऊर्जा अवरोध वाला नया पथ प्रदान करते हैं जिससे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या करेंगे, कम, और कम ऊर्जा अवरोध वाला नया पथ प्रदान दे देंगे अभिक्रिया को, जिससे क्या होगी, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है।